मैम नो वॉइस। A very good day to everyone. So since सुबह से जो हमारा प्रॉब्लम चल रहा था, फाइनली इट हैज बीन रिजॉल्व्ड. सो नाउ वी कैन स्टार्ट व्हाट वी वर सपोज्ड टू डू इन द मॉर्निंग. अभी पीजीबीपी का एक सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 40. उसको हमको क्या करना है, फोकस करना है. जैसे सबसे पहले सेक्शन नंबर 28 था. इन सेक्शन नंबर 28 इट वाज क्रेडिट क्या होगा, व्हाट वुड बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी. Then it was section number 29. It was just about the computation, कि computation कैसे होता है under the head PGBP. Then it was section number 30. Section number 30 किस चीज के लिए बोलता है, if you have building, तो building के कौन से expenses you would be able to claim under the head PGBP. Then after 30 it was 31 related to plant and machinery and furniture. What I am trying to say, 28 all the credit, कितना क्रेडिट होगा टू द P&L पे, P&L में क्या क्या क्रेडिट होगा, क्या क्या अंडर द हेड पीजीबीपी जाएगा, वो बताया. 29 इज ऑल अबाउट कंप्यूटेशन एंड 30 से एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं, राइट. 30 से क्या होते हैं, एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं कि व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट आर अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी. फिर इसके बाद 32 डेप्रिसिएशन का होता है, अगेन एक्सपेंसेस अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी. मैम व्हाट अबाउट 33AB, 33ABA, 35A डबल बी, 35BAB, ये सब क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर दैट आर अलाउड. क्या फ्लो समझ में आ रहा है, हाउ द चैप्टर ऑफ पीजीबीपी हैज बीन डिजाइन, स्पेसिफिकली कौन कौन से अलाउड एक्सपेंसेस हैं. देन योर बिजनेस वाइज, बिजनेस अगर टी कॉफी रबर बिजनेस का है, पेट्रोलियम में, देन क्या एक्सपेंसेस अलाउड है. मैम व्हाट अबाउट जनरल एक्सपेंसेस, फिर बोलते हैं व्हाट आर द जनरल एक्सपेंसेस दैट आर अलाउड 37 में. 36 वो स्पेसिफिक एक्सपेंसेस दैट आर अलाउड, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस था, जिसमें एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस था, जिसमें इंटरेस्ट पेड था, ऑल स्पेसिफिक अलाउंसेस गिवन अंडर द हेड पीजीबीपी. मतलब मैम कैन आई से, इफ यू से क्वेश्चन सेक्शन नंबर 28, वो सिर्फ बताता व्हाट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी. एंड इफ वी से 30 से लेके till 36, 37 expenses allowed, expenses allowed, expenses allowed ही चल रहा है, specific either general. Do you agree with that? यही चल रहा है. अब वो बोलते हैं अभी तक हमने क्या बताया, we have just given the details what are the expenses that are allowed. अब हम कौन कौन सी डिटेल देते हैं. सेक्शन नंबर 40 कहता है व्हाट आर द एक्सपेंस दैट आर एक्सक्लूसिवली डिसअलाउड. अब पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 40 स्टेट्स व्हाट आर द एक्सपेंसेस दैट आर एक्सक्लूसिवली डिसअलाउड, जो बिल्कुल डिसअलाउ होने वाले हैं. ठीक है, तो मैम सेक्शन नंबर 40 में क्या क्या आता है, व्हाट इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 40. चिराग वीडियो ऑन. सबसे पहले आई एम टेलिंग यू ओरली, पूरा मैं ओरली तुमको सेक्शन बता रही हूँ. व्हाट इज डिसअलाउड, स्पेसिफिकली डिसअलाउड जिसको बोलते हैं, वो स्पेसिफिकली डिसअलाउड क्या है. तो सबसे पहले सुनो, व्हाट इज मैम स्पेसिफिकली डिसअलाउड. तो पॉइंट नंबर 1 सिर्फ दिमाग में रखना, यू आर मेकिंग पेमेंट. तुम क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, यू आर मेकिंग पेमेंट. ठीक है, आइदर यू मेक पेमेंट टू अ रेसिडेंट और यू मेक पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट. या तो रेसिडेंट को पे करोगे या फिर नॉन रेसिडेंट को पे करोगे. सो इफ अ पर्सन मेक्स पेमेंट टू अ रेसिडेंट एंड इफ ही मेक्स पेमेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, तो मैम दिक्कत क्या है पेमेंट करने में, दिक्कत कुछ नहीं है. बट इफ यू मेक पेमेंट टू अ रेसिडेंट, TDS is to be deducted if the income you are paying to resident liable to tax. Exempt income पे कभी भी TDS deduct नहीं होता. My next chapter will going to be TDS only. तो let me tell you कि TDS कभी भी exempt income पे you will not deduct. मैम क्यों deduct नहीं करेंगे TDS on exempt income? अरे जो income ही exempt है, what is the question of tax over there? ठीक है, तो मैम इफ आई एम पेइंग टू अ रेसिडेंट, अगर मैं रेसिडेंट को पे करती हूँ तो मुझे TDS डिडक्ट करना है, करेक्ट. इफ आई फेल टू डिडक्ट द TDS, ओके. और इफ आई हैव डिडक्टेड द TDS, मैंने TDS डिडक्ट किया था बट आई फेल्ड टू पे टू गवर्नमेंट,
मतलब दोनों ही केसेस में गवर्नमेंट तक तो पैसा गया ही नहीं। Either you fail to deduct, गवर्नमेंट को अपना पैसा नहीं मिला। If you have deducted but failed to pay to the government, फिर भी गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिला। Both the cases गवर्नमेंट तक कुछ नहीं गया। तो बोलते हैं कि whether you are paying to a resident or you pay to non-resident, and if you either fail to deduct TDS or after deduction you fail to pay the TDS to government, डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस। क्यों डिसअलाउ हो जाएगा? बिकॉज तुमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, गवर्नमेंट को अपना शेयर एज ए टैक्स नहीं मिल रहा, तो तुमको भी उसका अलाउंस नहीं मिलेगा। लेकिन मैम व्हेन आई फेल टू डिडक्ट टीडीएस इन केस ऑफ व्हेन आई, अभी हाईलाइटिंग पे कोई फोकस मत करो प्लीज चिराग, अभी एक चीज होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स, बस इतना कंसंट्रेशन कि सुन के समझ में आ जाए कि ये सब क्या है। मैम if I fail to deduct TDS or fail to pay the TDS after deduction in case of resident, then also disallowed, yes. But उसमें कितना disallow होगा? 30% will be disallowed. But what if, ma'am, if I fail to deduct TDS or even I have deducted the TDS but failed to pay to the government, and that is the case of a non-resident, तब 100% disallowed. तो अगर रेसिडेंट को पे नहीं किया, रेसिडेंट के टाइम टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करके पे नहीं किया तो 30% डिसअलाउड है, और नॉन रेसिडेंट के टाइम तुमने ऐसा नहीं किया तो 100% क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। पहली चीज। मैम कब तक पे करना है? ये जो आप बोल रहे हो कि टीडीएस डिडक्टेड, फेल टू पे टू द गवर्नमेंट या फिर जो भी है, ये कब तक होना चाहिए? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। कब तक? up to the due date of filing the return, ठीक है। अब मैम सपोज up to the due date of filing the return I fail to deduct या fail to deduct तो हुआ नहीं, but deduct करके failed to pay, but in next year I will pay to the government। मेरे को मेरी गलती रियलाइज हुई, in next year I am paying to the government। तो बोलते हैं कि the year you will pay to government, the year subsequent year in which you will pay it to the government or subsequent year in which you deduct and pay to the government, उस ईयर में बाकी का 30% डिसअलाउ हो जाएगा। एंड नॉन रेसिडेंट के केस में इन दैट ईयर 100% विल बी अलाउड टू यू। आया? तो मैम बेसिकली पॉइंट नंबर 1, रेसिडेंट को पेमेंट किया, yes, if you have payment to done the payment to resident, failed to deduct TDS or after deduction failed to pay the government, 30% is allowed, and this 30% will be allowed in the year when subsequently you have paid to the government. Done. Ma'am, in case of non-resident पूरी कहानी सेम है, but in non-resident के case 100% is disallowed and it will be allowed in the year in which paid to the government. जिस ईयर में पे करोगे उस ईयर में 100% अलाउ हो जाएगा। कब तक पे करना है? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। इसका आता है एक एक्सेप्शन। इसका क्या है? देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दिस। मैम व्हाट इज द एक्सेप्शन? बोलते हैं सपोज यू एज अ पेयर शुड डिडक्ट द टीडीएस। यस, तो आई एज अ पेयर, जब मैं या तो रेसिडेंट को पे कर रही हूँ या मैं नॉन रेसिडेंट को पे कर रही हूँ, तो एज अ पेयर आई फेल टू डिडक्ट द टीडीएस, नहीं डिडक्ट किया, भूल गए, तो क्या होगा? तो बोलते तुमने डिडक्ट नहीं किया, माना, बट तुम भूल गए, लेकिन क्या हुआ? सपोज दिस इज माय पे, ये कौन है? फिर से हमारा ये पे है। पे मतलब जिसको तुमने पे किया, ठीक है। तो सपोज दिस पे, इसने क्या किया? द पे हैज इंक्लूडेड द इनकम, जो भी इनकम तुमने उसको दी, यू आर पेइंग टू द पे ना, तभी तो यू आर डिडक्टिंग द टीडीएस। तो बोलते ये पे ने क्या किया? सबसे पहले रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया। तो ये क्या है उसका? ये रिटर्न ऑफ इनकम है। तो ही फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम। और क्या होगा मैम? इन दिस रिटर्न ऑफ इनकम दैट इनकम हैज बीन कंसिडर्ड। वो जो तुमने उसको पैसे दिए, सपोज करो 10 लाख यू हैव गिवन, तो ही हैज कंसिडर्ड दैट 10 लाख इन हिज टोटल इनकम। ही कंसिडर्ड 10 लाख इन हिज टोटल इनकम, ठीक है। तो फाइल द रिटर्न, कंडीशन नंबर 1। Second, he has considered that income in his return of income. Okay. Third, on this income, he has already paid the tax. Return file करके उसने tax pay कर दिया, and ये condition 3, he has paid the tax. And fourth, you as a payer, तुमको क्या करना है इसमें? As a payer, you have to give a certificate. तुमको क्या
क्या देना है, सर्टिफिकेट। कौन देगा, ये चार्टेड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट देगा कि ऑन सच इनकम, मैम कौन सी इनकम, ऑन सच इनकम इट इज डीम्ड दैट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन पेड टू द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट की बात सुनो, गवर्नमेंट को या तो तुमसे टीडीएस चाहिए एंड दे विल गेट द टैक्स, तुम नहीं दे रहे तो उसने रिटर्न ऑफ इनकम में ही हैज कंसीडर्ड दैट इनकम एंड नाउ डायरेक्टली पेई इज गिविंग द टैक्सेस। गवर्नमेंट को मतलब है टैक्सेस से, गवर्नमेंट को टैक्स कहीं से भी मिल रहा है। लेकिन मैम ऐसे तो दिस पर्सन विल बी इन अ बेनिफिशियल सिचुएशन की कंप्लायंसेस नहीं भी किए तो भी कुछ नहीं हुआ उसका, तो बिकॉज ही फेल टू डिडक्ट और आफ्टर डिडक्शन फेल टू पे, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा इसको। तो वो बोलते हैं ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा, पे विल कंसिडर दैट इनकम इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम एंड ही विल पे टैक्सेस आल्सो। उसके साथ बोलते हैं कि सर्टिफिकेट विल बी गिवन बाय पेयर, ये सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दैट income has, that tax has been deemed to be deducted or paid to the government, plus ये पेयर को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। मैम हाउ मच ऑफ द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। कितना, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का इंटरेस्ट उनको पे करना पड़ेगा। ही हैज टू पे। मैम कब तक पे करना पड़ेगा, टिल द डेट रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय दिस। मैम योर वॉइस इज क्रैकिंग मैम। इतना जल्दी क्यों बोलते, बीच में पहले ही बोल देते, इतना सारा कहाँ से क्रैक हुआ, कहाँ से समझ नहीं आया। मैम नॉर्मल ओनली। नॉर्मल, देन अब्दुल इट इज योर साइड। या सॉरी मैम, मे बी लेट मी कंटिन्यू। चलो तो मैम कितना, 1% इंटरेस्ट, पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट कितना पे करना है, हाउ मच आई हैव टू पे, 1% कहाँ तक पे करना है, तो यू हैव टू पे दिस इंटरेस्ट टिल रिटर्न ऑफ इनकम इज फाइल्ड बाय पे। मैम व्हेन इट विल बी डीम्ड, आप बोल रहे हो ना दिस सीए सर्टिफाइड सर्टिफिकेट इज, इट इज डीम्ड दैट टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट। तो मैम वो कौन सी डेट पे माना जाएगा कि TDS has been deducted and paid to the government, same date when the return of income has been filed by, return of income has been filed by pay। तो मतलब मैम इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ड्यू डेट when you are required to deduct TDS, उस दिन जब तुम्हें TDS डिडक्ट करना चाहिए था वहां से till return of income you have to pay 1% का इंटरेस्ट। तो काइंड ऑफ आई कैन से कि एक छोटा सा रिलीफ भी दिया, बट दे आर चार्जिंग 1%। अब तुम असेसी इन डिफॉल्ट कंसीडर नहीं होते, नाउ यू आर नॉट असेसी इन डिफॉल्ट बट यू हैव टू पे 1% का इंटरेस्ट मैंडेटरी। मैम 1% पर मंथ यू सेड राइट, यस। सपोज मैम 1 मंथ के बाद 2 days एक्स्ट्रा हो गए, तो व्हाट अबाउट दैट 2 days, शुड आई काउंट डे वाइज, नहीं, 1% per month or part of the month, that means even a single day it will be counted as entire 1%। do not forget this, इसको स्टार क्यों करके रखो, because one of the question whether in MCQ whether in descriptive again it will be calculation of interest। एक क्वेश्चन हमेशा इंटरेस्ट कैलकुलेशन का आता ही है, तो ये हमारा पहला एक पेज बनना चाहिए। पेज में पहली चीज ये फिर से इंटरेस्ट कितना है, 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ, इन दिस केस सेक्शन नंबर 40 का भी 1% है। मतलब जितनी जगह इंटरेस्ट 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 की बात आएगी, दैट इंटरेस्ट 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 एक जगह चार्ट में कंपाइल होना चाहिए। डन, समझ में आया। अब 2 मिनट का टाइम दो, किस चीज के लिए, पहले रिकॉल करो, बुक नहीं ओपन करोगे, सिर्फ रिकॉल करो कि क्या क्या था, किसको पेमेंट किया, कितना परसेंटेज, फिर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। 2 मिनट्स आएंगे। अक्षय बुक नहीं देखना।
रिकॉर्ड? अब एज आई प्रॉमिस कि जब क्लास एंड होगी, एंड के बाद आई विल गिव यू अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है? उस पर्टिकुलर टाइम में यू विल डू हाईलाइटिंग एंड यू विल लर्न। तो दोनों काम तुम्हारे एक साथ हो जाएंगे अलग से। आफ्टर द क्लास यू डोंट हैव टू गिव टाइम, पर्टिकुलरली आज के दिन का जो किया उसके लिए नहीं देना होगा, ठीक है? आगे बढ़ सकती हूँ? चलो, तो अभी अपन ने ये समझा कि स्पेसिफिकली डिसअलाउड, सेक्शन 40 बोलता है समथिंग दैट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। अब आते हैं हम सेकंड पे। इसी में एक और चीज है दैट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। अब हम वो स्पेसिफिकली डिसअलाउड क्या बोलता है कि सपोज स्टेट गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है? रॉयल्टी मिल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट इज रिसीविंग रॉयल्टी। किससे मिल रहा है रॉयल्टी? स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट इज रिसीविंग एनी रॉयल्टी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग दैट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। ये स्पेसिफिकली डिसअलाउड है। रीजन क्या हो सकता है? सिंपल सा रीजन है मैम, कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मीन्स यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका है? खुद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का मीनिंग क्या है? दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज देयर। तो मैम जब स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, तो मैम ये क्या करेंगे? सपोज 1 लाख इज द रॉयल्टी, इफ दे आर गिविंग इंस्टेड ऑफ 1 लाख जानबूझ के 10 लाख, तो वुड दे अलाउ 10 लाख का एज एन एक्सपेंडिचर टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग? नो। उनको क्या करना है? अंडरटेकिंग को अपना प्रॉफिट कम करना है। अंडरटेकिंग को क्या करना है? दे वांट टू रिड्यूस द प्रॉफिट। वो क्या करेंगे? रॉयल्टी इंक्रीज करेंगे। दे विल इंक्रीज द रॉयल्टी दैट वी आर पेइंग सेंट्रल गवर्नमेंट रॉयल्टी ऑफ 10 लाख, इंस्टेड वो एक्चुअल में 1 लाख की थी। तो वुड दे अलाउ सच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर? ऑब्वियसली नो। ये तो लूपहोल हो जाएगा। तो इफ स्टेट गवर्नमेंट हैव रॉयल्टी फ्रॉम एन स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, तो दैट इज स्पेसिफिकली व्हाट? डिसअलाउड। इसको क्या बोलते हैं? डिसअलाउड। बट दैट आया। देन इसके बाद और क्या है? ये हो गया। तो मैम नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट बोलते हैं हम एक और चीज बोलते हैं कि एम्प्लॉयर जो है ना परक्यूसिट पे करता है। एम्प्लॉयर क्या करता है? परक्यूसिट देता है। किसको देता है भैया? एम्प्लॉयर परक्यूसिट। तो एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉयर गिव परक्यूसिट्स टू एम्प्लॉय, ये देता है वो एम्प्लॉय को। तो व्हेन माय एम्प्लॉयर गिव परक्यूसिट्स टू एम्प्लॉय एंड दैट परक्यूसिट्स आर नॉन मॉनिटरी। ये क्या है? नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। तो मैम ये जो एम्प्लॉयर होता है ना, दिस एम्प्लॉयर इज हैविंग अ चॉइस। क्या चॉइस? फॉर दिस नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स, for this non-monetary perquisites, this employer can pay the taxes. उसके चॉइस के ऊपर है। If you want, you can pay the taxes on this non-monetary perquisites given to employee. देखो मैम, नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स तो एक्सपेंस है, अंडरस्टूड कि नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स मेरा एक्सपेंस है, बट दे आर सेइंग ऑन दिस नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स माय एम्प्लॉयर कैन पे द टैक्सेस। मेरा एम्प्लॉयर टैक्स पे कर सकता है। ये जो टैक्स तुम पे कर रहे हो ना, दैट इज नॉट अलाउड। अंडरस्टूड? तो तुम्हारी चॉइस थी। एम्प्लॉयर, इट वाज योर चॉइस। यू वांटेड टू गिव नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स टू दैट एम्प्लॉय, दे सकते हो, बट स्पेसिफिकली टैक्स विल नॉट बी अलाउड इवन इफ यू हैव पेड द टैक्सेस। ये टैक्सेस एज अ डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। अंडरस्टूड? तो अभी तक मैम 3 चीजें की। पेमेंट टू रेसिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट। सेकेंड चीज हमने क्या की? नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स, एंड थर्ड वाज रिलेटेड टू रॉयल्टी। Just a minute, I am coming in a minute. You keep on reading now.
डन। अभी हमने क्या किया, रॉयल्टी के बारे में, नॉन मॉनेटरी परक्यूसिट्स एज वेल एज एनी टाइप ऑफ पेमेंट मेड आइदर टू रेसिडेंट और टू अ नॉन रेसिडेंट। फिर बोलते हैं और भी कुछ चीजें डिसअलाउड है। अब क्या डिसअलाउड है, बोलते हैं इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू योर रिलेटिव, ठीक है, आई एम मेकिंग पेमेंट टू अ रिलेटिव, बट वो रिलेटिव को द पेमेंट यू आर मेकिंग इज रीजनेबल, तो डिसअलाउड नहीं है। Reasonable payment made to the relative is not disallowed, but if you are making payment to a relative and that is not reasonable, तो जब वो चीज reasonable नहीं है तो that will be disallowed। क्यों मैम reasonable नहीं है तो क्यों disallowed? Because relative undue influence, तुम loophole create कर सकते हो, तो that is why it is disallowed। मैम थोड़ा सा इसको कुछ तो डिटेल में समझा सकते क्या? देखो मैम ये एक पर्सन है, ओके, ये एक पर्सन है, ठीक है, बोथ आर पर्सन, बोथ आर रिलेटिव। कैसे रिलेटिव है? बस अभी तो रिलेटिव है। दिस बोथ आर व्हाट? रिलेटिव। क्या होगा मैम? बिकॉज दिस बोथ आर रिलेटिव, सपोज ये ए इज पेइंग टू बी, कितना पे कर रहा है मैम पता है? 5000, ओनली ₹5000, ठीक है। कितने? इंस्टेड ऑफ 2000 फॉर एनीथिंग व्हाटएवर इट इज, ही इज पेइंग 5000। मैम 5000 इज पेड इन कैश, 5000 इज पेड इन कैश। तो पहली चीज तो मैम यहाँ पे बिकॉज इट इज 5000 तो 40A3 एप्लीकेबल नहीं, बट मैम 5000 ही तो कैश में पे किया, दे हैव नॉट पेड इवन ग्रेटर देन 10,000। तो बोलता है कि इवन इट इज 5000 दैट इज नॉट ग्रेटर देन 10,000 बिकॉज वी हैव अ स्पेसिफिक सेक्शन दैट अनरीजनेबल अमाउंट पेड टू अ रिलेटिव, कि अगर कोई अनरीजनेबल अमाउंट किसी रिलेटिव को पे होता है तो दैट विल बी डिसअलाउ। अब मैम डिसअलाउ कितना करोगे? क्या मतलब कितना करोगे मैम? वेदर यू विल डिसअलाउ ए 2000, because instead of 2000 5000 has been paid. Ma'am, should I disallow 3000? Ma'am, should I disallow 5000? or D, none, कुछ disallow नहीं होगा। 3000, सिंपल सी बात थी। 3000 क्योंकि एक्सेस जो अनरीजनेबल क्या है वो एक्सेस है, तो ये एक्सेस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। ओके, अब मैम चेंज करते हैं, केस को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करना है? देखो मैम, इंस्टेड ऑफ 5000 नाउ द कैश पेड इज 15,000, कैश पेड इज 15,000 इंस्टेड ऑफ सपोज 12,000, इंस्टेड ऑफ 12,000 तुम्हें देना चाहिए था 12,000 एंड नाउ यू आर पेइंग 15,000। अब मैम एक सेकेंड, 15,000 कैसे पे किया? बोला ना कैश पे किया। अब पता है कंफ्यूजन, should I apply 40A3? Should I apply this section number 40 that payment unreasonable amount का payment to relative? क्या अप्लाई करके मैं बोलूं कि this is disallowed? 40A3 तो 40A3 के अकॉर्डिंग 15,000 पूरा तुम डिसअलाउ कर दोगे। As per 40A3 entire 15,000 will be disallowed, बट अगर मैं ये अनरीजनेबल वाला अमाउंट लगाती तो कितना डिसअलाउ होता? अगेन 3,000 would have been disallowed। अभी कौन सा ओवरराइड करेगा? क्योंकि मैम दिस इज स्पेसिफिक। बोलो मैम, मोस्ट बेनिफिशियल टू द एसएससी। एक्सपेंसेस में इट इज नॉट मोस्ट बेनिफिशियल टू द एसएससी। I think so more safer side for the SSC, like जिसमें भी ज्यादा है। अब सुनो, अब अपन इसको क्रैक करने की कोशिश करते। सपोज हम क्या करते, इसको इग्नोर करते, वी आर इग्नोरिंग दिस, ठीक है, इग्नोर कर दिया एंड आई एम सेइंग कि 3,000 विल बी डिसअलाउड। कितना डिसअलाउ होगा मैम? कितना कितना कितना? 3,000। व्हाई? बिकॉज इट इज अनरीजनेबल। तो 3,000 मेरा अनरीजनेबल होने के बेसिस पे डिसअलाउ, so that means this section done। मैम बट 12,000 का क्या?
12,000 is paid in cash. अरे हाँ 12,000 तो पेड इन कैश, तो मैम 12,048 के अकॉर्डिंग डिसअलाउ। इसका मतलब डिसअलाउ तो क्या होगा, एंटायर 15,000 इज डिसअलाउ। उसमें दिक्कत नहीं है, उसमें परेशानी नहीं है, बट आर यू गेटिंग द बाइफर्केशन नाउ? 3,000 इज डिसअलाउड ड्यू टू दिस सेक्शन दैट इज 40। उसके बाद का जो 12,000 है, बिकॉज यू हैव पेड ग्रेटर देन 10,000 इन अ सिंगल डे टू अ सिंगल पर्सन इन कैश, वो डिसअलाउड। तो है तो दोनों पूरा 15,000 डिसअलाउड, बट तुम ओवरराइडिंग इफेक्ट कैसे करके लाओगे? बिकॉज यू कैन नॉट ओवरराइड वो वाली चीज कि स्पेसिफिक ओवरराइड जनरल, उसको तो कभी ओवरराइड नहीं कर सकते कि स्पेसिफिक रिलेटिव का दिया है, तो दैट ओवरराइड जनरल। तो 3,000 मैम बिकॉज ऑफ दैट स्पेसिफिक रिलेटिव वाला वो डिसअलाउड, और 12,000 वैसे भी कैश बेसिस पे डिसअलाउड है। आर यू गेटिंग? बिकॉज हियर रिलेटिव इज इन्वॉल्व, एक्सेस रिलेटिव के रीजन से डिसअलाउड है, और वो 12,000 ड्यू टू एक्सेस ग्रेटर देन 10,000 पेड इन कैश डिसअलाउड है। आया समझ में? मैम है तो बड़ी माइन्यूट सी चीज, छोटा सा ही तो है, बट आर यू गेटिंग? इफ इंस्टीट्यूट विल फ्रेम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, तुम्हें क्या लग रहा होगा? बिकॉज इट ओवरराइड ऐसा वैसा करके तुम कर तो रहे हो डिसअलाउड, बट आंसर आएगा क्या? तुमको मार्क्स मिलेंगे क्या? मिलेंगे नहीं, बिकॉज ये दो सेक्शन में डिसअलाउड है, इट इज नॉट ओवरऑल एक सेक्शन दैट इज मेकिंग इट डिसअलाउड। आया? डन? तो एक चीज समझो, नेवर एवर ये जो रूल है ना स्पेसिफिक ओवरराइड जनरल, इसको कुछ और ओवरराइड नहीं करता, ठीक है? स्पेसिफिक ओवरराइड जनरल, दिस थिंग इज नॉट ओवरराइडेड बाय एनी अदर थिंग। आया? पहली बात ये समझ में आया? अभी जो डाउट्स है ना, आई विल कीप लास्ट में, तुम लोग डाउट्स पूछा करो, बिकॉज बीच में इंटरेक्शन फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है, तो वो फ्लो डिस्टर्ब करता है। तो वॉट एवर डाउट यू हैव, एकदम लास्ट के लिए कॉर्नर में कहीं कॉपी पे लिख लो कि दिस इज द डाउट, लास्ट में सिर्फ डाउट डिस्कस करूंगी, ठीक है? चलो ये हुआ, मतलब अभी मैम नंबर 1 यू हैव टोल्ड कि इफ यू आर पेइंग टू अ रेसिडेंट और अ नॉन रेसिडेंट, डिसअलाउड का सेक्शन था। सेकंड मैम यू हैव सेड कि नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स पे टैक्सेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, वो भी डिसअलाउड होगा। Then मैम सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीविंग रॉयल्टी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट रिसीविंग रॉयल्टी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, वो भी डिसअलाउड होगा। एंड मैम अभी अभी जो आपने बताया दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, बट अगर अनरीजनेबल यू आर पेइंग टू रिलेटिव, वो भी डिसअलाउड होगा। यस, अब रिलेटिव कौन रिलेटिव? मैम अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए डायरेक्टर एंड उसके रिलेटिव, ठीक है? मैम एलएलपी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर एंड देयर रिलेटिव। मैम एओपी बीओआई, मेंबर्स एंड देयर रिलेटिव। ओके मैम, व्हाट अबाउट इंडिविजुअल? तो इंडिविजुअल क्या? फादर मदर, ओके। इंडिविजुअल का लीनियन असेंडेंट एंड लीनियन डिसेंडेंट। तो इंडिविजुअल के बारे में फादर मदर, लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट, देन ब्रदर सिस्टर, और साथ में कौन होगा ब्रदर सिस्टर के साथ? स्पाउस। और कौन होगा? स्पाउस। इतना ही। हम एक मिनट, आपने बोला फादर मदर, यस। आपने बोला ब्रदर सिस्टर, लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट भी बोला, आपने स्पाउस भी बोला। मैम सन डॉटर कहाँ गए? इन दिस केस अगर इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि पेमेंट डन टू द सन बियॉन्ड अ रीजनेबल लिमिट, डिसअलाउ नहीं होगा, बिकॉज सन इज नॉट रिलेटिव इन दिस सेक्शन। तो रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखो। इंडिविजुअल, कौन कौन है इंडिविजुअल के लिए?
स्पेसिफिकली काटने का रीजन समझ में आया कि दिमाग में रहेगा कि सन डॉटर इन दिस नॉट अ रिलेटिव. एक मिनट मैम, इफ सन डॉटर इज नॉट अ रिलेटिव, इफ सन डॉटर इज नॉट रिलेटिव, आप बोल रहे हो सन रिलेटिव नहीं है, सन इज नॉट अ रिलेटिव, daughter is not a relative, and now we have made payment instead of 5,000 we have made payment of 8,000. क्या डिसअलाउ होगा? अब ये डिसअलाउ का सेक्शन ही नहीं आएगा. why? because he is not a relative under this section. तो मैम इसका मतलब इंडिविजुअल के लिए ये हो गया. फिर आप बोले थे ना LLP पार्टनरशिप फॉर्म, तो पार्टनर प्लस देयर रिलेटिव, तो कौन है रिलेटिव? पार्टनर और उसके सारे रिलेटिव. मैम आपने कहा था ना कंपनी, तो कंपनी में डायरेक्टर है एंड डायरेक्टर एंड रिलेटिव, तो वो रिलेटिव कौन है? यही सारे रिलेटिव. डायरेक्टर की मदर, डायरेक्टर का फादर, डायरेक्टर की स्पाउस, डायरेक्टर का सन, डायरेक्टर की डॉटर. नहीं मैम, सन डॉटर नहीं है. आर यू गेटिंग दैट? आया? तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्या? यस, ये इंपॉर्टेंट है. हर बार एक ना एक यू विल फाइंड कि एनीवन कुछ भी प्रोबेबिलिटी करके दिस क्लॉज यू विल फाइंड इन योर क्वेश्चन नंबर 1. तो पहले तो ध्यान रखना कि वो रिलेटिव भी है या नहीं बिफोर मेकिंग द डिसअलाउंस. ठीक है, चलो. हैव यू रिटर्न सन डॉटर लिख के कट किया? चलो. अब मैम और कौन हो सकता है रिलेटिव? होल्डिंग सब्सिडरी, होल्डिंग गिविंग समथिंग टू सब्सिडरी, दैट इज आल्सो रिलेटिव. मैम आई एम होल्डिंग, मेरी एक सब्सिडरी ये है, मेरी एक सब्सिडरी ये है, मतलब आई एम होल्डिंग, एक मेरी सब्सिडरी ये है, मेरा एक हाथ ये भी सब्सिडरी, मेरा दूसरा हाथ ये भी सब्सिडरी, तो आपस में ये दोनों भी तो रिलेटिव ही हुए ना. कॉमन होल्डिंग, दैट वी कॉल कॉमन होल्डिंग. तो एक सब्सिडरी दूसरी सब्सिडरी ड्यू टू कॉमन होल्डिंग दैट आर आल्सो रिलेटिव. मैम और एनी पर्सन मैम क्यों इतना एनी पर्सन मतलब HUF, AOP, BY कुछ भी हो सकता है. एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अदर पर्सन. एक पर्सन का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट दूसरे पर्सन में है, या फिर एक पर्सन के रिलेटिव का, एनी पर्सन्स रिलेटिव हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन अदर पर्सन्स रिलेटिव. बहुत गहरा है ये. एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एनी पर्सन, और एनी पर्सन और देयर रिलेटिव हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन एनी पर्सन और देयर रिलेटिव. तो इसका मतलब क्या होगा मैम? व्हाट इज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट? अगर वो कंपनी है तो मोर देन 20% की शेयर होल्डिंग यू आर हैविंग. And if it is not company, 20% or more profit sharing ratio you will get from that person. तो भी this clause is applicable. अब इस पे चलते हैं डिटेल. मैम any person you are saying ना, आप क्या बोल रहे हो? any person यहाँ पे, हाँ ये बड़े अक्षर में क्या लिखा मैंने? any person. मैम और relative. Specifically I am writing any person or relative, and they have got substantial interest in any person or relative. कहना क्या चाहते हो मैम? सबसे पहले सपोज इस एनी पर्सन को मैं पता है क्या कंसिडर करती हूँ. लेट दिस एनी पर्सन बी कंपनी. कंपनी का कहाँ पे इंटरेस्ट है? कंपनी इज हैविंग इंटरेस्ट इन एनी पर्सन. अब मैम वो एनी पर्सन कौन हो सकता है? लेट्स से कंपनी इज हैविंग इंटरेस्ट इन LLP. तो एनी पर्सन इज हैविंग इंटरेस्ट इन एनी पर्सन. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% और ग्रेटर देन 20%. मैम कंपनी का LLP में क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा? कंपनी इज गेटिंग फ्रॉम LLP ग्रेटर देन इक्वल टू 20% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आया समझ में? मैम फिर से ये एनी पर्सन कौन? कंपनी. ठीक है मैम. LLP जो है, LLP के पार्टनर को देखना है. ठीक है, एंड पार्टनर्स के रिलेटिव को यू हैव टू सी, बिकॉज ये क्या लिखा है? एनी पर्सन और देयर रिलेटिव. तो उनके रिलेटिव कौन मैम? पार्टनर के रिलेटिव. तो मैम पार्टनर के रिलेटिव मतलब पार्टनर बीइंग एन इंडिविजुअल. बोलते हैं कि पार्टनर का जो सन है, पार्टनर का जो सन है, पार्टनर के सन से ही इज गेटिंग 20% का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. आर यू गेटिंग द प्रोबेबिलिटीज? तो यहाँ पे कंपनी इज गेटिंग 20% और मोर PSR फ्रॉम द सन ऑफ पार्टनर.
मैम रुको, सन ऑफ पार्टनर इज अगेन नॉट रिलेटिव फॉर द पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे कवर नहीं किया है, बिकॉज इंडिविजुअल में क्या क्या कवर होता है, ब्रदर सिस्टर मदर फादर, लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट एंड सिस्टर सॉरी स्पाउस। अब इतना सब कुछ समझाने के बाद, बहुत इतनी देर से मैं कोई चीज समझा रही हूँ, यू टेल मी व्हाट इज लीनियन डिसेंडेंट। क्या? डॉटर ऑफ अ सन और सन ऑफ डॉटर ऑफ अ सन, नहीं डॉटर ऑफ अ सन, सन की डॉटर, तो मतलब सन को छोड़ दिया और उसकी डॉटर को कवर कर दिया। सन एंड डॉटर टू। अरे मैम आप तो अभी कब से सन डॉटर कर रहे थे, हम किड्स ऑफ किड्स। मेरे को तो बस इतना बताओ, इतना तुम पढ़ते हो ना, लीनियन असेंडेंट, लीनियन डिसेंडेंट, ये लीनियन डिसेंडेंट कौन है? इतना तुम्हारे ज्ञान की रोशनी चाहिए मुझे अब लीनियन डिसेंडेंट के। स्टेप डॉटर और स्टेप सन, ये तो गलत हो गया, स्टेप डॉटर स्टेप सन यू आर टेकिंग, तो हमारे जो खुद के डॉटर्स हैं ना उनसे क्या दुश्मनी होगी? इतने कॉन्फिडेंस से तुम्हें झूठ तो बोल दो, न्यू चलता रहता हाँ। Now you tell me what is linear descendant for you? गूगल करो, चलो गूगल करो एटलीस्ट यू विल रियलाइज कि कितनी बारीक सी चीज है, छोटी सी जो मैम कजन आंट नेफ्यू, कजन आंट नेफ्यू, कजन आंट्स नेफ्यू, तो बस हमारे सन डॉटर से ही नफरत है ऐसा? Check it out. Linear descendant under income tax act. Meaning of linear descendant under income tax act. बोलो गूगल को समझाएं। बोलो अक्षय, क्या देखा अभी linear descendant का मतलब, जो शायद अब you will never forget, all of you. शायद बोल रही हूँ अभी भी मैं तो। हाँ, सर्च करके वैसे आया हूँ। क्या क्या आया? Children lineal descendant are the direct line of relationship starting with your children, continuing down through your grandchildren and great grandchildren. अच्छा, तो ये तो इतना लंबा रिश्ता है। Are you getting? अब क्या प्रूफ क्या किया मैंने? What I have tried to prove. When you do relative का भी definition, मैं ये नहीं बोल रही तुम relative की definition पे जाओ, तुम्हें आज जाके सीए फाइनल पे सर्च करके समझ में आ रहा है कि लीनियर डिसेंडेंट कौन है। अटेम्प्ट तो दे दी हमने। नहीं एक्चुअली मैम मुझे ऐसे पता था कि लीनियर असेंडेंट ऊपर के, लीनियर डिसेंडेंट नीचे के, सब ऐसे, लेकिन आपने ऊपर नीचे सन डॉटर नहीं है, ऊपर नीचे मतलब दादा दादी हो गया, फिर उसमें भी परदादी भी आएंगी क्या? ऐसे लगा, और जो नीचे है वो नीचे के सब ऐसे। स्कॉल्डिंग एनीवन, बट सिर्फ इतना सा बता रही हूँ कि व्हेन यू नो लीनियर डिसेंडेंट, ये पता है नीचे वाले लोग और ऊपर वाले लोग, तो नीचे वाले कौन है ये तो पता कर लेते कभी। नहीं मुझे पता था कि सन डॉटर, लेकिन आपने सन डॉटर को ही क्रॉस कर दिया ना, तो शायद मुझे लगा गलत। अब बताओ, अभी बताओ, अब मैं क्या करूँ? अब मैं एक्सटेंड कर दूं रिलेटिव की डेफिनेशन। कैन आई से नाउ सन डॉटर आल्सो एंड ग्रेट चाइल्ड, जो तुम्हारे कौन होते, ग्रैंड डॉटर, तो ग्रैंड डॉटर बोल सकते हैं, ग्रैंडसन बोल सकते हैं। कैन आई से वो भी हैं? तो यस वो भी हैं। तो whenever in the definition of relative, वीडियो ऑन करो चिराग, कहाँ खो जाते हैं? Whenever in the definition of relative अगर स्पेसिफिकली लिखा है सन एंड डॉटर, तो फिर ग्रेट सन, ग्रेट ग्रैंडसन ये सब इंक्लूड नहीं होते। बट व्हेन दे हैव रिटन लीनियर डिसेंडेंट, तो सन डॉटर तो है, सन डॉटर के साथ ग्रैंड चाइल्ड भी इंक्लूडेड है। अंडरस्टूड? तो whenever you do the definition of relative, क्या ये इंपॉर्टेंट होती है? बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज वहीं पे तो ये प्रोबेबिलिटी में खेलते हैं। When you find the adjustment is tough, adjustment is not tough, तुम वो डिटेलिंग में नहीं गए बस। तो जाओ जाके अब
लीनियंट डिसेंडेंट की डेफिनेशन लिखो व्हाट इज लीनियंट डिसेंडेंट। तो इसका मतलब समझ में आया, वो जो तुम पढ़ रहे थे इंडिविजुअल का कि सन नहीं आएगा, डॉटर नहीं आएगा, वो सब क्या है, नथिंग बट अ ट्रैप फॉर यू, और तुम तो हाँ करते जाओ। This definition is for this specific section only, or only this section? For this section they have included descendant also. ठीक है, तो lenient descendant is son, daughter, then grandson, granddaughter. Okay, तो yes ma'am, इधर भी if my company का director is getting from ये partner के son से something, तो भी this will be applicable. मैम ये सन नहीं होता, ग्रेट सन होता तो ग्रैंड सन, तो भी दिस सेक्शन वुड हैव बीन एप्लीकेबल बिकॉज ग्रैंड सन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। क्या ये करेक्शन समझ में आ रहा है एवरीवन? एंड ट्राई नॉट टू फॉरगेट एनी टाइम। इसके बाद 10 मिनट लगा मैंने तुमको लीनियंट डिसेंडेंट को सही तरीके से समझाने में, डोंट डू दिस। और ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं रिवर्स टेक्नोलॉजी। रिवर्स मतलब जब तुम पूरा विश्वास कर लो किसी चीज पे और फिर बोलो ना ये गलत है, तो वो मेमोरी में ज्यादा रहती है कि ऐसा क्लास में हुआ था। एंड एवरी टाइम यू विल रीड दिस प्रोविजन, देख लेना तुमको डिसेंडेंट की ये चीज पिक होगी कि अरे ये गूगल पे दिखवाया गया था और ये ऐसा था कि हम तो मान रहे थे सन भी नहीं है, डॉटर भी नहीं है, बल्कि इसमें तो ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैम बेसिकली इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट वाज माय रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट वाला, एंड इम्पोर्टेंट इज माय दिस रिलेटिव वाला। दो इज इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकली व्हेन यू हैव टू सॉल्व पीजीबीपी के क्वेश्चन। खत्म ये सेक्शन, खत्म, एंटायरली डन। अब मैम एक और सेक्शन है, अभी 43B भी तो कंप्लीट नहीं हुआ। When we were doing section number 36, जब हम section number 36 कर रहे थे, आपने section number 36 में क्या कहा था? Bonus commission if you want to pay, you can pay. Commercial expediency will not be checked, but 43B will be applicable. फिर आपने कहा था payment of interest to the nationalized bank, 43B will be checked. मैम employer का contribution 43B will be checked. मतलब ये लिस्ट बताने वाले 43B कहाँ एप्लीकेबल होगा? यस, अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। आपको क्या करना है? अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न यू हैव टू मेक द पेमेंट। मैम किसको पेमेंट करना पड़ेगा? तो पेमेंट अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, अप टू द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होना चाहिए। बोनस कमीशन अप टू द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। मैम इंटरेस्ट ऑन नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक से आई हैव टेकन लोन एंड आई एम पेइंग इंटरेस्ट अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होना चाहिए। मैम रुको, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, अमेंडमेंट, ठीक है, आई हैव टेकन लोन फ्रॉम नेशनलाइज्ड बैंक, ले लिया लोन, मैम इंटरेस्ट इज ड्यू। नाउ मैम वो जो इंटरेस्ट है ना, अभी हम पे नहीं कर पा रहे, व्हाई? ड्यू टू सर्कमस्टेंस आई एम अनेबल टू पे द इंटरेस्ट। मैम अब हमने क्या किया, उस इंटरेस्ट को कन्वर्ट करवा लिया, वी हैव कन्वर्टेड द इंटरेस्ट इनटू डिबेंचर, डिबेंचर में उस इंटरेस्ट को कन्वर्ट करा लिया, वी हैव कन्वर्टेड दैट इंटरेस्ट वाला पोर्शन इनटू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। तो उसके रीजन से क्या हो गया मैम, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर जो कन्वर्ट हुआ इनटू एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, वो इंटरेस्ट डेफर हो गया ना फॉर द पेमेंट, डेफरमेंट आ गया, तो दैट डेफरमेंट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट। बिकॉज ऑफ कन्वर्जन अगर कुछ डेफरमेंट हुआ है तो दैट डेफरमेंट इज नॉट इक्वल टू योर एक्चुअल पेमेंट, वो एक्चुअल पेमेंट नहीं होता है। दैट मीन्स इवन कन्वर्जन हुआ है तो दैट विल बी डिजर्व, इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा तुम्हारा, डिजर्व। अंडरस्टूड मैम? रेलवे के asset we are utilizing the asset of the railway properly, you have to pay up to the due date of return, उसका अमाउंट भी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक you have to pay। मैम टैक्सेस up to the due date of return you have to pay, मतलब क्या क्या पे करना है टैक्स, ओके, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, बोनस कमीशन, देन इसके बाद क्या होता है मैम, इंटरेस्ट टू द नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है, ऑन फॉर द लोन वी हैव टेकन। फिर मैम रेलवे को, रेलवे असेट्स वी आर यूटिलाइजिंग, तो उसका पेमेंट भी अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग होना चाहिए। अंडरस्टूड? ये हो गया तुम्हारा क्या, दिस इज योर सेक्शन नंबर 43B दैट यू विल फाइंड पेज नंबर 146 पे।
ठीक है, 1 मिनट का टाइम 43B रिकॉल करने के लिए। एंड वो अभी अभी जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू वाला खींचा था इतना, रिकॉल दैट सेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। रिकॉल मीन्स ओपन नहीं होगी बुक। एंड मीनल लाइट ऑन करो जहां पे भी बैठी हो, स्ट्रेस दे रही हो अपनी आंखों को। डन। चलो अब आते हैं सेक्शन नंबर 43C/B। C फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। स्पेसिफिकली टू लर्न द सेक्शन नंबर C फॉर कंस्ट्रक्शन बिजनेस। मैम क्यों आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन बिजनेस ही क्यों बोला? यू विल फाइंड कि दिस इज एप्लीकेबल मोर ऑन टू कंस्ट्रक्शन ऑल्सो। 43C भी बोलता है एनी रेवेन्यू कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। 43C/B क्या बोलता है? C फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो एनी रेवेन्यू, कोई भी रेवेन्यू किससे रिलेटेड? एनी रेवेन्यू रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और एनी कॉस्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। मैम दोनों की बात कर रहे हो क्या? कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एग्जैक्टली, एनी रेवेन्यू एसोसिएटेड विद दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, एनी कॉस्ट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसको कैसे बुक करेंगे मैम? इसको बुक करोगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के बेसिस पे। इसको कैसे बुक करोगे? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। मतलब परसेंटेज मतलब कैसा? मैम सपोज ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग हो रहा है, फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट होना है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ। मैम कैन आई से कि 100% है तो 25 ये, 25 ये, 25 ये, 25 ये। Once मैम 25% is over, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। 25 हुआ, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड, कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड। मैम कब तक? 31st मार्च। On 31st March only 25% completed, तो in that year revenue भी 25% recognize होगा and associated cost भी कितना recognize होगा? Only 25%। तो specifically वो बोलते हैं कि if you are in construction business, अगर आप construction का contract लेके बैठे हो तो percentage of completion method you have to follow। कौन सा follow करना है? percentage of completion method। That is 43C/B, C for construction। ये हो गई उसकी एक बात। सेकेंड वो बोलता है
कि यही सेम सेक्शन, द सेम सेक्शन ये बोलता है कि सपोज यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस. अब कॉन्ट्रैक्ट किसका है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है. एंड ये जो सर्विसेज आप दे रहे हो, सपोज दिस सर्विस विल टेक, तुमको सर्विस पूरी प्रोवाइड करने में कितने दिन लगेंगे? अप टू 90 days. एंड सपोज इट विल टेक ग्रेटर देन 90 days. ठीक है. अब हम बोलते हैं कि सपोज अप टू 90 days. ठीक है. आपको ये जो ड्यूरेशन है सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने में कितना टाइम लगेगा? 90 days लगेंगे. तो बोलते हैं इफ इट इज 90 days ना, तो अगेन प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड आपको लगाना, सेम परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आप अप्लाई कर दो, जितना कंप्लीशन हुआ डन. बट मैम इफ इट इज ग्रेटर देन, इट इज ग्रेटर देन 90 days मतलब इतने इनडिटर्मिनेट नंबर ऑफ एक्टिव दैट यू कैन नॉट इवन काउंट की परसेंटेज कितना होगा. जैसे सपोज यू आर पेड मी 2 years बिफोर, 2 साल पहले ही तुमने मेरे को फीस पे कर दी थी कि मैम ओवरऑल फर्स्ट ग्रुप भी करना है, मैम ओवरऑल डीटी भी करना है, आईडीटी भी करना है. अब कितना सारा है? 2 years बिफोर यू हैव पेड मी. अब किसको डिसाइड करोगे? आईडीटी अभी स्टार्ट नहीं किया, अभी हम क्या कर रहे हैं? वी हैव स्टार्टेड विद द ऑडिट. एफआर इज ऑलमोस्ट ऑन कंप्लीशन. तो आर यू डिसाइडिंग? कैसे डिसाइड करोगे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? यू कैन नॉट डिसाइड. तो यहाँ पे बोलते स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर लो ना, 2 years में डिवाइड कर दो, 2 years में उस फीस को, उस रेवेन्यू को डिवाइड कर दो. तो मैम आइदर अप टू 90 days. तो सुनो मैम, इफ इट इज अप टू 90 days तो मैं बोल रही हूँ प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड. फिर से सुनना मेरी बात, क्योंकि फिर से तुम लोगों ने एक बात का अटेंशन नहीं दिया. मैम इफ इट इज अप टू 90 days आप बोल रहे हो प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड, और उसमें आपने बोला इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड. क्या ये दोनों सेम है? प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड एंड परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड? बिल्कुल नहीं. क्यों? मैम प्रोजेक्ट कंप्लीशन मतलब 90 days में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट, जिस ईयर में प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड उस ईयर में यू हैव टू बुक इट टू द रेवेन्यू. जिस ईयर में ये कंप्लीट होगा उस ईयर में तुमको इसको बुक करना पड़ेगा. दैट इज प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड. प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो अप टू 90 days में कंप्लीट हो जाएगा. यस. तो जिस ईयर में इट हैज गॉट कंप्लीटेड उस ईयर में रेवेन्यू कॉस्ट विल बी बुक्ड. बट मैम it is having indeterminate number of act, straight line method. Ma'am, it is not having indeterminate number of act, but it is greater than 90 days. जब ये complete होगा तब percentage of completion method you will apply. So percentage of completion method is not equal to your project completion method. Project completion मतलब पूरा project खत्म 90 दिन के अंदर done. Percentage मतलब percentage wise completion हो रहा है, gradual completion, and you are recording revenue or cost. Understood the difference between the wordings? लिख लो. Project completion मतलब entire project completed 100%. डन. चलो मैम और क्या लिखा है इसके अंदर? अब बोलते देखो कॉन्ट्रैक्ट, आई हैव गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन. मैंने उसको कंस्ट्रक्शन के लिए क्या दिया? कॉन्ट्रैक्ट दिया. तो ही विल अर्न सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू. उसको कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा. अब मैंने उसको बोला देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कंस्ट्रक्ट माई बिल्डिंग, तुम कंस्ट्रक्शन करो बिल्डिंग का. इफ आई एम सेटिस्फाइड, अभी 50% तो यू टेक द अमाउंट, 50% का अमाउंट ले लो, बट 50% आई विल रिलीज ओनली आफ्टर द कंप्लीशन एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी. मैम क्या आप बोल रहे हैं आपने रिटेंशन किया है, मनी हैव बीन रिटेंडेड बाय यू? यस. तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में रिटेंशन मनी भी इंक्लूड होता है? यस. तुमने अभी क्यों रिलीज नहीं किया? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी. तुम पहले क्वालिटी चेक करोगे, आफ्टर चेकिंग द क्वालिटी यू विल रिलीज द अमाउंट. So what they are saying, this retention money is also part of your contract revenue. ठीक है. फिर cost contract shall not be reduced by incidental income. Now cost of the contract not reduced by incidental income मतलब समझो
मैं बोल रही हूँ कि कॉस्ट मेरे को, आई वांट टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि प्लीज कंस्ट्रक्ट दिस बिल्डिंग, किसी को आई हैव गिवन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ही सेड गिव अस 50 लाख रुपीस, अभी के लिए पहला स्लॉट में वी नीड 50 लाख, समझ रहे हो? उसने बोला फर्स्ट फ्लोर बनानी है ना, फर्स्ट फ्लोर के लिए वी नीड 50 लाख, तो आई हैव गिवन हिम, ये लो भैया 50 लाख। तुम्हें क्या लगता है वन डे, एक ही दिन में 50 लाख पूरा अप्लाई हो जाएगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, इट विल टेक 2 months, 3 months, 4 months डिपेंडिंग ऑन द केस। तो तुम्हें क्या लगता है 4 months तक ही विल कीप इन पॉकेट 50 लाख रुपीस, अपने पास ही रखेगा, घर में नहीं? ऑब्वियसली दैट पर्सन विल डिपॉजिट इट समवेयर, उधर से उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल गया, तो दैट डिविडेंड और इंटरेस्ट इट विल नॉट रिड्यूस द कॉस्ट, इससे कोई कॉस्ट का रिडक्शन नहीं होगा। यू आर अर्निंग, तुम अर्न कर रहे हो। अब मैम 50 लाख आपने उसको दिए, he will purchase material, he will purchase the equipment, तो उसका material equipment का cost बिल्कुल भी reduce नहीं होगा because of this interest or because of this dividend that he has earned. Are you getting? मैंने suppose करो अक्षय सेट की मैम कंस्ट्रक्शन करना है तो पहले 50 लाख you have to give me, मैंने दे दिया उसको 50 लाख, ये अक्षय के हाथ में 50 लाख। अब when अक्षय is having 50 लाख, उसको भी पता है 4-5 months तो it will take, 50 लाख लगाने में 4-5 months लगेंगे ही लगेंगे टू कंस्ट्रक्ट इवन अ फ्लोर। तो मटेरियल 20 लाख का मटेरियल ही हैज परचेज्ड, किसने? अक्षय ने एज अ कॉन्ट्रैक्टर परचेज 20 लाख का मटेरियल, तो बोल रहा है 30 लाख का क्या करो, अभी डिपॉजिट करके रख दिया, ही इज अर्निंग इंटरेस्ट ऑन दैट 30 लाख। तो क्या मैम ये 10 लाख में से माइनस करे वो इंटरेस्ट का अमाउंट, कॉस्ट विल नॉट बी रिड्यूस्ड फॉर दैट कॉन्ट्रैक्टर, अंडरस्टूड? है? So this is your 43B, star mark कर लो उसको भी, because same concept you will find in ICDS also. ऐसा ही concept you will find there in ICDS. Read that 43D, page number 147. Read 43D और तुम मुझे समझा दो वो लिखा क्या, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। Yes. मैम जो सेकंड पॉइंट है, इफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स इनडिटरमिनेट नंबर ऑफ एक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड ओवर पीरियड, तो उसका मतलब क्या होता है स्ट्रेट लाइन मेथड? तुमने याद है मुझे 2 years पहले फीस दे दी, और कितने सारे सब्जेक्ट के लिए? 6 सब्जेक्ट्स के लिए। अब ऑडिट वी हैव नॉट स्टार्टेड, IDT, FR is about to completion, SFM about to completion, कैसे इंडिटरमिनेट एक्ट्स हैं यहाँ पे, टेस्ट सीरीज भी उसमें, मेंटरिंग भी, आप कैसे डिसाइड करोगे कंप्लीशन कितना हुआ? यू कैन नॉट डिसाइड द कंप्लीशन, तो बोलते हैं इससे अच्छा 2 years के लिए फीस पे की ना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में सपोज यू हैव गिवन मी 5 लाख, तो 5 लाख डिवाइड बाय 2,50,000 इन 1 year, 2,50,000 दूसरे ईयर में रेवेन्यू बुक कर दो। एंड डू एक्सप्लेन मी 43D, मुझे नहीं आता ये वाला सेक्शन, प्लीज एक्सप्लेन मी। But in case of when banks give loan to customers and when they become NPA, on such NPA, interest is recognized as soon as only when we receive the interest in their account, not on accrual basis or not on that basis. Only as soon as the receivable, in that time only that interest
revenues features as income. Ma'am, you are on mute. इसको फिर से रीड करो और मुझे बताओ कहाँ लिखा है दैट इंटरेस्ट इज चार्जेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड, कहाँ लिखा है? I cannot locate that point. Ma'am, income is taxable in the previous year in which interest is received or credit to P&L, whichever is earlier. तो टैक्स उस ईयर में लगेगा जो whichever is earlier होगा. तो इसका क्या मतलब है कि तुम एक जगह बोल रहे हो ना कि when it is received in that year it is chargeable to tax, और एक जगह बोल रहे हो क्रेडिट और पेमेंट whichever is earlier. तो कौन सा सही है? whichever is earlier उसी ईयर में टैक्स लगेगा मैम. whichever is earlier उसी ईयर में टैक्स लगेगा. बोलता है इन केस ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, इन केस ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन या फिर पब्लिक कंपनी एंगेज इन हाउसिंग लोन. इन शॉर्ट बिजनेस इन सबके क्या है? द बिजनेस इज रिलेटेड टू, इनका सबका बिजनेस किससे रिलेटेड है? लोन, बैंकिंग, काइंड ऑफ दैट बिजनेस दे आर डूइंग. तो उनके लिए बोलते हैं कि इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट फॉर सच कैटेगरी, ऑन सच कैटेगरी बैड एंड डाउटफुल डेट्स. इनको अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है और इंटरेस्ट एज अ बैड एंड डाउटफुल डेट तुम बुक कर चुके हो, फिर से समझो, income by way of interest on such categories of bad and doubtful debts by RBI, by nationalized bank. मतलब RBI हुआ, nationalized bank हुआ, वो इस इंटरेस्ट को ऑलरेडी बैड एंड डाउटफुल डेट्स बोल चुके, बैड डेट्स बोल चुके. तो बोलते हैं कि सपोज टैक्सेबल करना है तो कब टैक्सेबल करोगे? either it is received in that year or it is credited whichever is earlier, उस ईयर में you have to tax it. सिंपल है, कुछ इसका लॉजिक नहीं. स्पेसिफिकली बोला बिकॉज यू आर इन द बैंकिंग बिजनेस, तो बैंकिंग बिजनेस में हो तो इन सच अ केस क्रेडिट और पेमेंट रिसिप्ट whichever is earlier के बेसिस पे you have to tax. अब एक चीज बताओ, लॉजिक समझ लेते हैं इसका. मैम आप बोल रहे हो द पेमेंट क्रेडिटेड इन P&L or when the amount is actually received whichever is earlier. सुनो मैम, आपने भी पहले क्या बोला? इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज बैड डेट्स बाय RBI और नेशनलाइज्ड बैंक. क्या बोलना चाह रहे हो? सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले सपोज यू हैव गिवन लोन, तो ये रहा लोन, पॉइंट नंबर 1. फिर मैम लोन का इंटरेस्ट बिकम ड्यू, इंटरेस्ट क्या हुआ? ड्यू. दैट इज माय पॉइंट नंबर 2. ये इंटरेस्ट इन पॉइंट नंबर 3 बैड डेट्स कंसीडर्ड, ऑलरेडी कंसीडर्ड बैड डेट्स हो गया. बैड डेट्स मान लिया किसने? RBI, नेशनलाइज्ड बैंक ने. नाउ इन फोर्थ, आई एम नॉट सेइंग ईयर, मैं सिर्फ स्टेप बता रही हूँ कि फोर्थ में क्या हुआ. सपोज एक्चुअली सामने वाला पर्सन कॉल कि आई एम कमिंग टू गिव यू दिस अमाउंट, आई एम गिविंग यू दिस अमाउंट. एग्रीमेंट हुआ या फिर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोन हुआ, वॉट एवर इट इज, यस दिस अमाउंट ही विल पे, उसने एग्री कर लिया. तो एग्री करते से ही सपोज यू हैव क्रेडिटेड इट टू P&L अगेन, क्योंकि मैम ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, इधर ध्यान दो सिर्फ, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन डेबिटेड. बैड डेट्स तो मैम डेबिट होता है ना, एंड इट इज बैंकिंग बिजनेस, तो बैंकिंग बिजनेस के P&L में बैड डेट्स होगा. मैम डेबिट कर दिया था, तो बोल रहे सपोज यू हैव क्रेडिटेड इट टू P&L कि ही इज गोइंग टू गिव अस दिस इंटरेस्ट, या फिर एक्चुअल में ही इज गिविंग द इंटरेस्ट, तो whichever is earlier. तुम एक बात समझ पाए? बात तो वही है कि पेमेंट बेसिस पे ही रिकॉर्ड हो रहा है. इट इज एक्चुअली बीइंग रिकॉर्डेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, पर वो चेक कर रहे हैं कि अगर क्रेडिट पहले किया है तो दैट डेट, सपोज 13 मार्च को इट वाज क्रेडिटेड एंड ऑन 2 अप्रैल ही पेड, तो किस ईयर में ये टैक्सेबल चला जाएगा? प्रीवियस ईयर. मैम अगर सपोज करो उल्टा हुआ, क्या हुआ? पेमेंट मेड ऑन 30 मार्च बट क्रेडिट मैंने बात किया कि एक बार पेमेंट मिल जाए देन आई विल राइट इट इन माय P&L, तो भी किस ईयर में? whichever is earlier you have to check. मिल तो रहा है बट डिसाइड होने के बाद कि वो देगा हमको, तो either you credit or payment whichever is earlier के बेसिस पे it will be booked, it will be taxed. आया समझ में? तो एक्चुअल में उसने क्या बोला? पहले बैड डेट्स कंसीडर कर लिया बैड डेट्स मतलब ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया टू द P&L. अंडरस्टूड दैट? उस चीज को हाईलाइट करो, ऑलरेडी कैटेगराइज्ड एज बैड डेट.
और ये सिर्फ बैंकिंग बिजनेस के लिए. This is only and only with respect to banking business. Now, 43C homework. क्यों मैम homework? क्योंकि when we will do capital gain तब इसको करेंगे. Now, ma'am, what is given in 43A? Asset acquired from foreign country. Ma'am, when we acquire asset from foreign country, foreign exchange का gain भी हो सकता है payment में, foreign exchange का loss भी हो सकता है. Ma'am, if it is gain, we will add to the cost of asset. If it is gain, we will add to the cost of asset, and if it is loss, exactly. Ma'am, if it is gain, we will reduce it from the cost of asset, and if it is loss, we will Ma'am, laptop is shut down. क्लास हो गई यहाँ शायद ही. मैम ने ग्रुप में डाला है. Yeah, class is over.